ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और मात्रक क्या होगा? वोल्ट। ठीक है, जब से आपके सामने ईएमएफ आ जाए तो आपको पता है कि ईएमएफ की जो उत्पत्ति है उसके बारे में नियम किसने दिए थे? फैराडे ने। किसने नियम दिए थे? फैराडे ने, कि यदि कभी किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए या चालक पर चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन किया जाए तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। दो नियम दिए थे फैराडे ने। पहला नियम यह था कि ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो दूसरा नियम यह था कि ईएमएफ जो है उसकी जो आयाम है या उसका परिमाण जो है वो परिवर्तन की दर के क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है, तो फैराडे ने ट्रांसफार्मर में ये नियम कैसे दिया? मैं एक सिंपल से ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं। ये आपके पास एक ट्रांसफार्मर है, कौन से टाइप का ट्रांसफार्मर हो गया? कोर के अनुसार बता दो मेरे को। ये आपके पास ट्रांसफार्मर कौन सा है? कोर टाइप या सेल टाइप? कौन सा ट्रांसफार्मर है ये? कोर टाइप, क्योंकि आपको इसकी कोर दिखाई दे रही है। ठीक है, इस कोर पर मैंने यहां पर इस प्रकार से वाइंडिंग स्थापित कर दी। ये मेरे पास में हो गया इनपुट और यहां मेरे पास हो गई आउटपुट। एक तरफ कम वाइंडिंग देता हूं, एक तरफ क्या देता हूं? ज्यादा वाइंडिंग। आगे बात समझ में? ये ठीक है, ये एक तरफ मैंने वाइंडिंग कम दी है और एक तरफ ज्यादा दी है। ये जो वाइंडिंग है इसको मैंने एसी सप्लाई से जोड़ दिया। किसके साथ जोड़ दिया? एसी सप्लाई के साथ। जो ट्रांसफार्मर की कुंडलन आपूर्ति के साथ जुड़ती है उसको बोला जाता है प्राइमरी कुंडलन। क्या बोला जाता है? प्राइमरी कुंडलन। और जो वाइंडिंग जेड, यानी कि अब यहां आर लोगे या जेड लोगे? आप यहां पर क्या लोगे? जेड, क्योंकि यहां पर एक्स और आर दोनों है। समझ में आ गई बात? ये तो यहां पर जेड है, इसका मतलब यहां पर आपकी जो वोल्टेज होगी इसको मैं क्या बोल देता हूं? V2 बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? V2। और यहां जो टर्न होंगे उसको क्या बोल देता हूं? N2, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। आगे बात समझ में? ये आपके पास क्या है? ट्रांसफार्मर की कोर है। ट्रांसफार्मर की क्या है? कोर। आगे बात समझ में? ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर कोर उभयनिष्ठ होती है या नहीं है? एक ही कोर है दोनों ट्रांसफार्मर के लिए, यानी दोनों वाइंडिंग के लिए। दूसरा उभयनिष्ठ क्या चीज होगा? इस प्राइमरी कुंडलन के द्वारा उत्पन्न किया गया मैग्नेटिक फील्ड जो सेकेंडरी में भी क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? इस प्रकार से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, जितना भी बनाएगी ये सारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कौन सी वाइंडिंग के पास कट कर रहा है? सेकेंडरी वाइंडिंग को कट कर रहा है। करेगा या नहीं करेगा भाई? सभी को ये बात समझ में आई? अब यहां से ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण शुरू होती है। ठीक है, पहला फैराडे का नियम आप याद करो, सॉरी दूसरा नियम फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार। अब ये ट्रांसफार्मर के अंदर आप देखो ध्यान से, अगर यहां ट्रांसफार्मर को प्रत्यवर्ती धारा से जोड़ा जाएगा तो इस कुंडली में कौन सा ईएमएफ उत्पन्न होगा? यानी कि कौन सा फ्लक्स बनेगा? प्रत्यवर्ती फ्लक्स बनेगा, जिसको मैं बोल देता हूं कि ये मेरे पास में फ्लक्स है फाई मैक्सिमम। फ्लक्स क्या है? फाई मैक्सिमम। अधिकतम फ्लक्स यहां से गुजर रहा है, बस इतना ही फ्लक्स है बस इसके पास। बाहर अभी कोई फ्लक्स नहीं है, लीकेज के मान को छोड़ रहे हैं अपने। ठीक है, जब इसके द्वारा उत्पन्न फाई मैक्सिमम इसी के साथ इसी कोर पर रखी दूसरी कुंडली का प्रतिच्छेद करेगा तो प्रेरण के कारण इस कुंडली में भी क्या उत्पन्न हो जाएगा? ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। क्या दोनों कुंडलियों के बीच कोई विद्युतीय संबंध दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ये कुंडली क्या बनाएगी? ईएमएफ उत्पन्न करेगी। ठीक है, फैराडे का नियम क्या कहता है? उत्पन्न जो ईएमएफ है किसी भी चालक पर अगर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिच्छेद किया जाए, परिवर्तन किया जाए, तो उस चालक में क्या उत्पन्न हो जाता है? ईएमएफ। उत्पन्न ईएमएफ जो होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होगा? समानुपाती होगा। ये नियम पढ़ा हुआ सभी का? ठीक है, फैराडे का द्वितीय नियम था ये। कौन सा नियम था? द्वितीय नियम, कि उत्पन्न ईएमएफ जो है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होगा? समानुपाती होगा। आपका फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है? 1 सेकंड में 50 की दर से चेंज हो रहा है। ये 50 हर्ट्ज का मतलब यही होता है। ठीक है, अब चेंज हो रहा है तो आपका ईएमएफ भी उसी के अनुसार बनेगा। ठीक है, जब समानुपाती को हटाया जाएगा यहां पर तो E बराबर लग जाता है -N डी फाई अपॉन में क्या आ जाएगा? dt। बात समझ में आ गई? यहां पर N क्या है आपके पास? नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अब वो बोलता है आपको कि अगर प्राइमरी वाइंडिंग के ईएमएफ की बात करें तो क्या लग जाएगा यहां पर? E1 बराबर N1 डी फाई अपॉन में dt।
क्लियर है ये चीज। अगर वो आपको बोलता है सेकेंडरी ईएमएफ की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, E2 बराबर माइनस N2 अपॉन में d∅ बटे में dt। फाई मैं क्यों ले रहा हूं यहां पर, ∅1 और ∅2 क्यों नहीं ले रहा बताओ? क्योंकि आपका मैक्सिमम फ्लक्स दोनों कॉइल पर क्या है, कॉमन है। समझ में आ गई बात ये? तो ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाएंगे। यहां क्या मैं ∅m ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं जी। मैक्सिमम फ्लक्स को आप चेंजेस करोगे तो आपका ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जो समीकरण आई है आपके पास में, ये तो आई है फैराडे के नियम से ट्रांसफार्मर की समीकरण, ठीक है, नॉर्मल सी। लेकिन वास्तव में क्या ये ट्रांसफार्मर की समीकरण है क्या? नहीं है। ट्रांसफार्मर की समीकरण दूसरी होती है जिसमें आपको N1 का भी पता होगा, N2 भी दिया जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स भी दिया जाएगा, आवृत्ति भी दी जाएगी, और एक और कांस्टेंट आता है वो भी दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखो ट्रांसफार्मर के ईएमएफ की समीकरण की बात करें तो ट्रांसफार्मर की समीकरण ईएमएफ की अपने नॉर्मल समीकरण बोलता हूं मैं, ई एवरेज। एवरेज समझते हो सारे? ईएमएफ का औसत मान, कौन सा मान, औसत मान, बराबर हो जाएगा 4 गुणा फाई मैक्सिमम गुणा एफ गुणा में क्या आएगा, एन। एन क्या होता है यहां पर, नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न। ये ट्रांसफार्मर की एक्चुअल समीकरण होती है। ट्रांसफार्मर की कौन सी समीकरण होती है, एक्चुअल। लेकिन ट्रांसफार्मर की एक्चुअल समीकरण में ये कौन सी समीकरण है, उसके औसत मान की। कौन सी समीकरण है ये, उसके औसत मान की। आपको क्वेश्चन वो पूछता है कि ट्रांसफार्मर के औसत ईएमएफ की समीकरण क्या होगी, तो औसत ईएमएफ तो यही होगा आपके पास, 4 φm इंटू एफ इंटू में एन, ठीक है। अब वो बोलता है, ये तो ओवरऑल आ गया आपके पास, ये तो क्या आ गया, ओवरऑल। अब वो आपको बोले कि प्राइमरी वाइंडिंग के लिए बताओ कि औसत ईएमएफ कितना होगा, तो आप क्या बताओगे प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, वी एवरेज बराबर 4 इंटू φm इंटू एफ इंटू में क्या लगा दोगे, N1। ये कौन सी के लिए हो गया, प्राइमरी के लिए। अब सेकेंडरी के लिए बोले तो क्या लगाओगे यहाँ, N2। बाकी तो कॉमन है ना सभी में, देखो फ्रीक्वेंसी कॉमन, मैक्सिमम फ्लक्स भी क्या है, कॉमन, और कांस्टेंट भी क्या है, कॉमन। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। अब ये बोलता है कि अगर एवरेज मान ये है तो इसका आरएमएस मान क्या होगा, इसका आरएमएस मान क्या होगा। पढ़ा है सभी ने आरएमएस मान? तो आप मुझे बताओ कि आपने एक समीकरण पढ़ी थी 1.11 बराबर RMS अपॉन में औसत, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा है सभी ने ये चीज, ठीक है। तो आरएमएस मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस समीकरण के अनुसार देखो आरएमएस बट्टे में क्या आ जाएगा, औसत, और औसत की समीकरण आपके पास ये है। अगर इसमें का तिरछा गुणा करूंगा तो ये 1.11 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा होगा, होगा या नहीं होगा? बात समझ में आ रही है सभी को? तो ट्रांसफार्मर के समीकरण के अंदर अगर मैं ERMS की बात करूं, कौन से ईएमएफ की, आरएमएस ईएमएफ की बात करता हूं, तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 1.1 गुणा में 4 इंटू φm इंटू एफ इंटू में क्या आ जाएगा, n। जब मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.44 फाई मैक्सिमम एफ इंटू एन। बात समझ में आई या नहीं आई सभी को? तो समीकरणें दोनों ही होती हैं, होती है नहीं होती है? आप कौन सी समीकरण पढ़ते हो, ये वाली, ठीक है। लेकिन समीकरण ये भी होती है, ये औसत मान की होती है, और ये कौन सी होती है, आरएमएस मान की। ये कौन सी होती है, आरएमएस मान की। अब वो आपको बोले कि आपके पास औसत भी है, आरएमएस भी है, तो आप मुझे ईएमएफ का मैक्सिमम मान निकाल के दिखाओ। निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम मान कैसे निकालता है, आपके पास फॉर्मूला होता है आरएमएस बराबर वीएम अपॉन में क्या आ जाएगा, √2। आपको ये पूछे तो आरएमएस को √2 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो आपके पास ईएमएफ का कौन सा मान आ जाएगा, पीक वैल्यू आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, पीक वैल्यू। समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो वो बोलता है प्राइमरी जो वाइंडिंग है उसके लिए उत्पन्न ईएमएफ बताओ कितना आएगा। तो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए क्या आ जाएगा अपने पास में, E1 बोल देता हूं मैं, क्या बोल देता हूं, E1 बराबर कितना आ जाएगा, 4.445 m इंटू एफ गुणा में क्या आ जाएगा, N1। और सेकेंडरी के लिए क्या आ जाएगा, N2, यानी E2 बराबर 4.445 m इंटू एफ इंटू में क्या आ जाएगा, N2। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब देखो यहां पर आपके पास ERMS कौन क्या चीज है, EMF का प्रभावी मान। कौन सा मान है, प्रभावी मान। φm क्या है आपके पास यहां पर, अधिकतम फ्लक्स। φm क्या है आपके पास, अधिकतम फ्लक्स। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण में φm प्रदर्शित करता है पीक फ्लक्स को, मैक्सिमम फ्लक्स को, या फिर शिखर फ्लक्स को। किसको फ्लक्स करता है,
ये सारे एक ही हैं, पीक भी, शिखर भी और मैक्सिमम भी एक ही को बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। औसत और आरएमएस नहीं आएगा इसके अंदर। क्लियर है ये चीज सभी को, ठीक है। और यहां पर एफ क्या है आपके पास में, एफ क्या है, सप्लाई आवृत्ति। एफ क्या होती है, सप्लाई आवृत्ति। पढ़ी है या नहीं पढ़ी किसी ने? एफ बराबर क्या होता है, 1/T, चक्कर प्रति सेकंड। आवृत्ति क्या होती है, चक्र प्रति सेकंड, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में एन दिखाई दे रहा है सभी को, क्या है, कुंडलों की संख्या। क्या है, कुंडलों की संख्या। अब N1 है तो प्राइमरी वाइंडिंग में और N2 है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में। बात समझ में आ गई होगी सभी को, ठीक है। फैराडे का नियम क्या कहता है कि जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को, कुंडली को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो कुंडली प्रत्यवर्ती फ्लक्स उत्पन्न करती है। कौन सा, प्रत्यवर्ती। जब यह फ्लक्स कोर से होता हुआ पास रखी द्वितीय कुंडली को काटता है तो इनके मध्य म्यूचुअल इंडक्शन होता है। कौन सा होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी कुंडली में ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसकी समीकरण ये ली जाती है, E1 E2 और सेकेंडरी के लिए ये समीकरण होगी। क्लियर है चीज सभी को। और ये कौन सा आ गया आपके पास में, एवरेज मान। याद रखोगे आप, अगर एवरेज की समीकरण पूछे तो एवरेज की दोगे आप, अगर आरएमएस की पूछे तो आरएमएस की। और अगर आपको सीधा बोल दे कि ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण क्या होगी तो वो आपको किसकी पूछेगा, आरएमएस की ही पूछेगा। क्लियर है ना ये चीज सभी को। चलो अभी लिखो, फिर उसके बाद नोट करना। लिखो, पहले लिया जाता है। पहले आप ये समीकरण उतारेंगे क्योंकि कई बार प्रश्न इस पर आता है। एक बात आपको मैं बताता हूं, जब भी ट्रांसफार्मर की इक्वेशन पर प्रश्न आता है, न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल समझते हो, न्यूमेरिकल मतलब आपको वो ये पूछेगा कि एक ट्रांसफार्मर जो है उसमें इतने कुंडलन हैं, 500 कुंडलन है, और उन कुंडलन पर 20 वेबर का फ्लक्स प्रति सेकंड की दर से क्या किया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ ज्ञात करो। तो आपके दिमाग में क्या आता है, ये समीकरण आती है। कौन सी समीकरण आती है, ये वाली समीकरण। और आप लेके बैठ जाते हो कि इसमें ना तो एफ का मान दिया है, ना इसमें फाइव मैक्सिमम का मान दिया है, और ना इसमें चलो टर्न का मान दिया। अब करें तो कैसे करें, आपको जितनी राशि दी है ना पहले उसको लिख लो। आपको उसने दिया dt का मान लिख लिया 1 सेकंड, आपने d5 का मान दिया 20 लिख लिया, n का मान दिया कितना लिख दिया 500। समझ में आ गया कौन सी समीकरण लगेगी। पहला काम ये किया करो, जो वैल्यू दे उसको लिख लो, उस वैल्यू को देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला ये लगेगा या फिर ये लगेगा। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, इसलिए मैंने दोनों लिखाए हैं आपको फॉर्मूले। पहले ये नोट करोगे, फिर लिखोगे ट्रांसफार्मर की ईएमएफ समीकरण, फिर उसके बाद ये नोट करोगे सारा। पहले ये नोट करो, दोनों समीकरणों से लिया जाता है, ऊपर वाला भी लिया जाता है और नीचे ये दोनों समीकरणें होती है, ध्यान रखना। वो शॉर्ट फॉर्म होती है, उसमें सीधा बता देते हैं अपने कि ईएमएफ ऐसे बनेगा, बस उसमें फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ भी नहीं है। रेशियो, ट्रांसफार्मर का रूपांतरण अनुपात, ट्रांसफार्मर का रूपांतरण अनुपात। रूपांतरण अनुपात का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्लियर है ये सब। ट्रांसफार्मर की ये कौन सी वाइंडिंग है, प्राइमरी। प्राइमरी सेकेंडरी क्या होती है वो अपने आगे पढ़ेंगे, पहले ये चीजें पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में जो करंट है वो प्राइमरी करंट, जो ईएमएफ है वो प्राइमरी ईएमएफ, जो वोल्टता है वो प्राइमरी वोल्टता, और जो टर्न्स है वो प्राइमरी के टर्न्स। इसलिए मैंने सभी पर 1-1 शो कर दिया। क्या शो कर दिया, 1-1। कई जगह पर ये P लिखा होता है, यहाँ पर क्या लिखा होता है, P, कि NP, EP, IP, VP। कोई दिक्कत नहीं है, P का मतलब क्या होता है, प्राइमरी। P का मतलब क्या होता है, प्राइमरी। ये जो साइड है ये आपकी प्राइमरी साइड है, और ये जो साइड है ये आपकी सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक और प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, ठीक है। जिस कुंडली को मेन सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है वो कौन सी होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और जिसको लोड के साथ जोड़ा जाता है वो
सेकेंडरी साइड, यानी लोड साइड सेकेंडरी साइड और सप्लाई साइड प्राइमरी साइड। अगर मैं इधर सप्लाई लगा दूंगा तो ये कौन सी बन जाएगी, प्राइमरी, और ये कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आपको अनुपात किन किन चीजों का दिखाई दे रहा है। यहां पर टर्न N1 है तो वहां क्या है, इनपुट, तो टर्नों का कोई ना कोई अनुपात है। फिर आपको धारा यहां दिखाई दे रही है I1, वहां क्या दे रही है I2, तो धारा का भी कुछ ना कुछ अनुपात रहेगा। दो चीजों का अनुपात लेते हो आप, ठीक है। इस कुंडली की अपेक्षा इस कुंडली में राशियों का जो रूपांतरण हो रहा है उसका अनुपात क्या होगा, वही क्या होता है ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, ठीक है। कि आप प्राइमरी को कितनी वोल्टता दें कि आपको सेकेंडरी में ये वोल्टता मिलेगी, और वो किसके अनुसार मिलेगी, टर्नों के अनुसार मिलेगी। आई बात समझ में ये। तो पहले अपने क्या बात करते हैं, ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो। टर्न रेशियो समझते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुंडलन अनुपात। क्या अनुपात होता है, कुंडलन अनुपात, ठीक है। अब देखो अभी अभी आपने समीकरण पढ़ी थी ट्रांसफार्मर की। कुंडलन अनुपात तो मतलब दो वाइंडिंग चाहिए आपको, प्राथमिक और द्वितीयक। तो अनुपात अपने कैसे निकालेंगे, अनुपात को किससे लिया था अपने, के से। के कौन सा अनुपात था, ट्रांसफार्मर अनुपात। कौन सा अनुपात था, ट्रांसफार्मर अनुपात। सही लिखा है क्या, गलती देख लेना है। ठीक है। तो ऊपर की तरफ अपने पास में सेकेंडरी वाइंडिंग के जो ईएमएफ की समीकरण थी वो क्या ली थी भैया अपनों ने, याद है सभी को। E2 बटे में क्या लिया था, E1, सभी को याद है या नहीं है। बराबर में क्या आया था अपने पास, 4.44 इंटू 5m इंटू एफ अपोन में क्या था, N2। E2 के लिए N2 था, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, 4.45m एफ अपोन में क्या आ जाएगा, N1। कॉमन से क्या हो जाएगा, कॉमन कैंसल आउट, ठीक है। ये चीजें दोनों में क्या रहती हैं, कॉमन रहती है। तो आपके सामने क्या क्या चीज आ गई कि जो मैक्सिमम फ्लक्स होता है वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या है, कॉमन है। तो ये जो फ्लक्स है ये दोनों में क्या है, कॉमन है या नहीं है, ठीक है। दूसरा कौन कॉमन है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर इसकी 50 हर्ट्ज है तो इसकी भी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में टर्न रेशियो कितना आया, E2 बटे में E1 बराबर कितना आएगा, N2 बटे में N1। आगे बात समझ में ये आ गया। इस ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा अनुपात है, टर्न रेशियो, टर्न का अनुपात। लेकिन किसके अकॉर्डिंग है ये, वोल्टता के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है, वोल्टता के अकॉर्डिंग। अब वो बोलता है कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो बताओ कितना होगा। वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो समझते हो सारे बच्चे, कि एक टर्न कितनी वोल्टता उत्पन्न करेगा, यही चीज पढ़ते हो आप। अगर मैं कहता हूं कि एक टर्न, इस वाइंडिंग में कितने टर्न है, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्न है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, एक टर्न क्या है, कम है। तो इसका मतलब अगर ये 60 वोल्ट उत्पन्न करेगा तो ये कितनी करेगा, 50, क्योंकि एक टर्न कितना कर रहा है, 10 वोल्ट। आगे बात समझ में, इसका एक टर्न कितना कर रहा है, 10 वोल्ट, और इसका भी एक टर्न कितना कर रहा है, 10 वोल्ट। तो ये भी चीज कॉमन हुई ना, हुई या नहीं हुई। तो ट्रांसफार्मर के अंदर तीन चीजें कॉमन होती है, पहला मैक्सिमम फ्लक्स, दूसरा आवृत्ति, और तीसरा वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो। अगर प्राइमरी वाइंडिंग का एक कुंडल 200 वोल्ट उत्पन्न करेगा तो सेकेंडरी का भी एक कुंडल कितना उत्पन्न करेगा, 200 ही करेगा। बस फर्क कितना होगा कि इनमें कुंडलियों की संख्या क्या होगी, कम ज्यादा होगी, जिस कारण वोल्टता भी क्या हो जाती है, कम ज्यादा होती है। देखो अभी इस चीज को समझते हैं। अगर वो बोलता है आपको कि आप वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो निकाल के बताओ मेरे को, तो आप दूसरी चीज क्या निकालोगे, वोल्टता प्रति टर्न अनुपात, वोल्टता प्रति टर्न अनुपात। तो आपको क्या निकालना है, ऊपर टर्न होने चाहिए, नीचे क्या होनी चाहिए, वोल्टता, ठीक है। तो E2 कौन सी वाइंडिंग के लिए है, सेकेंडरी, तो उसके टर्न भी कौन से के लिए आएंगे, E2 बटे में N2। ये लो जी, होएगा या नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा, E1 बटे में क्या आ जाएगा, N1। अब देखो 200 वोल्ट का EMF 10 टर्न उत्पन्न कर रहे हैं, तो एक टर्न कितने का करेगा, एक टर्न कितने करेगा, 20 का। तो उधर भी एक टर्न कितने का करेगा, 20 का ही करेगा। क्लियर है ये चीज। ये कौन सा अनुपात आ गया आपके सामने, कौन सा आ गया, वोल्टता प्रति टर्न रेशियो, ठीक है। और ये जो अनुपात है ये दोनों में क्या रहता है, बराबर रहता है। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, उससे समझ में आ जाएगा। तो यहां क्या लिखोगे, यह N1 व N2 के लिए
के लिए क्या होता है, एक समान होता है, एक समान। अब आपको क्वेश्चन आएगा और श्योर आएगा कि एक ट्रांसफार्मर के अंदर इनमें से कौन एक समान होगा। अब वो बोलेगा वोल्टता, फिर वो कहेगा आपको धारा, फिर कहेगा टर्न, फिर कहेगा वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो या वोल्टेज प्रति टर्न, इतना बोल देगा। सही है आपकी बात। तो क्या समान रहेगा आपका, वोल्टेज प्रति टर्न। एक टर्न जितनी वोल्टता उत्पन्न करेगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन से हो जाएगा ये चीज। ये समझ में आ गया आप सभी को। इसके अकॉर्डिंग मैं ट्रांसफार्मर का ओवरऑल रेशियो लिख देता हूं। ओवरऑल रेशियो क्या होगा आप ट्रांसफार्मर का, के बराबर आपके पास पहला क्या आया, E2 बटे में E1 बराबर क्या आया, N2 बटे में N1 बराबर क्या आ जाएगा, V2 बटे में V1। ठीक है, एक आपके पास क्या रहेगा, I1 बटे में क्या आएगा, I2, क्योंकि करंट जो चलेगी वो क्या चलेगी, उल्टी चलेगी। समझ में आ गई बात। ये धारा का अनुपात उल्टा रहता है। क्यों, क्योंकि अगर इस वाइंडिंग में आप वोल्टता को बढ़ाओगे तो सामने वाली वाइंडिंग में कौन बढ़ेगी, धारा। कौन बढ़ेगी, धारा। समझ में आ रही है मेरी बात। ये कैसे, देखो अगर आपने यहां वोल्टता ज्यादा रखी तो दूसरी कुंडली में वोल्टता क्या होगी, कम, और वोल्टता कम होने से यहां की धारा क्या रहेगी, ज्यादा। क्योंकि पावर बैलेंस तो तभी होगी ना, दोनों तरफ पावर बैलेंस तभी होगी अगर यहां वोल्टता बढ़ाओ तो वहां वोल्टता क्या होनी चाहिए, कम। अब जितनी वोल्टता कम होगी उतनी क्या बढ़ जाएगी, धारा बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे उनसे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये जो आपके पास अनुपात आया सारा, ये किसका अनुपात है, ट्रांसफार्मर का अनुपात है। ये हो गया ईएमएफ का अनुपात, ये हो गया टर्न का अनुपात, ये हो गया वोल्टता का अनुपात, और ये हो गया धाराओं का अनुपात। और इन सभी को किससे लिया जाता है, के से। अब देखो वो कल वाली बात करते हैं, K1 और के का मान 1 से ज्यादा और के का मान 1 से कम। एक अनुपात उठा लो कोई भी, आप जिसमें आपका मन करे वही उठा लो। अपने मान उठा लेते हैं, चलो ईएमएफ वाले उठा लेते हैं या टर्नो वाला उठा लेते हैं। एक चीज ले लो कोई भी। मैंने यहां से लिया कि K बराबर होता है N2 बटे में क्या होता है, N1। अब K का मान 1 से ज्यादा लाने के लिए आपको N1 का मान ज्यादा रखना पड़ेगा या N2 का ज्यादा रखना पड़ेगा, N2 का ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप N2 का मान ज्यादा रख रहे हो इसका मतलब सेकेंडरी में टर्न क्या कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, और सेकेंडरी में टर्न ज्यादा होने का मतलब ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसी अकॉर्डिंग चाहे वोल्टता ले लो। लो जी, ये V2 हो गया और ये क्या हो गया, V1। अब आप सेकेंडरी की वोल्टता क्या रखोगे, ज्यादा रखोगे ना, तभी के का मान 1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। आएगा या नहीं आएगा, रख के देख लो। इसका मान 2 रख लो, इसका मान क्या रख लो, 1 से ज्यादा है या नहीं है। ठीक है, ऊपर 5 रख दो, नीचे 3 रख दो, 1 से ज्यादा है या नहीं है। आप अगर ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 रखोगे तो मतलब क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। और 1 आने का मतलब क्या हो गया कि इधर और इधर टर्न क्या है, बराबर। तो ट्रांसफार्मर कौन सा हो गया, आइसोलेशन। ठीक है, उसके बाद बोलता है, चलो अपने को दूसरी बात करते हैं, स्टेप डाउन का कैसे पता चले। तो आपको के का मान 1 से कम देना है, तो क्या करोगे, इसको ज्यादा रखोगे, N1 को ज्यादा रखोगे, तो N1 में टर्न ज्यादा, N2 में कम, ट्रांसफार्मर कौन सा हो गया, स्टेप डाउन। आ गया के वाली कहानी समझ में। ठीक है, चलो अब इसको नोट करो, ट्रांसफार्मर में इस चीज को नोट करो और ये सारी चीजें लिख देना कि यहां पर E1 क्या हो, ये मैं लिख देता हूं, आप नोट करते चले जाओ, लास्ट में ये लिख देना।
डायग्राम बनाना भाई, बनाना है, ये चेंज किया मैंने डायग्राम को। इसी से तो समझ में आएगा सारा आपको, डायग्राम से। हाँ बोले कोई दिक्कत नहीं, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका व्यास समान रख दो, क्योंकि टर्न का अंतर आ जाएगा तो प्रतिरोध तो वैसे कम ज्यादा हो जाएगा। ये कहीं नहीं लिखा होता, ये कोई जरूरी भी नहीं होता कि आपको अगर दो कुंडलियों में रेजिस्टेंस का डिफरेंस लेके आना है तो आप उसके डाया में कम ज्यादा करो। कोई जरूरी नहीं है सेम डाया रख के टर्न कम ज्यादा कर दो। पंखे बनाने वाली कंपनियां होती है ना जो, हालांकि अपने पढ़ते ये चीज है, पहले नोट करो फिर बताता हूं इस चीज को, पहले नोट करो। चलो आगे नेक्स्ट अपने कुछ क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर, जो ट्रांसफार्मर की इक्वेशन अपनों ने पढ़ी है दोनों, उसके आधार पर। समझ में आ गया होगा। चलो पहले एक नोट लिखो, आप सारे नोट लिखो, फिर अपने क्वेश्चन करेंगे। नोट लिखो एक, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडल में, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडल में एक समान राशियां, द्वितीय कुंडलन में एक समान राशियां। एक नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था, सभी को याद है, आवर्ती क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का अनुपात क्या होगा, 1:1। 2 नंबर पर मैंने आपको बताया था पावर, क्या बताया था, पावर, शक्ति। शक्ति भी दोनों कुंडलन में क्या होती है, एक समान, 1:1। उसके अलावा 3 नंबर, ये दो तो सभी को पता है। तीसरा बताओ क्या कॉमन होता है दोनों वाइंडिंग के अंदर। दोनों वाइंडिंग में जो कोर होती है वो भी क्या होती है, कॉमन होती है। एक ही कोर पर दोनों वाइंडिंग होती है, ठीक है। कोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रोड, क्या बोलते हैं, क्रोड। 4 नंबर पे ये कोर जो ईएमएफ फ्लक्स उत्पन्न करती है वो भी दोनों में क्या होता है, कॉमन। और वो फ्लक्स कौन सा होता है आपके पास, अधिकतम फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स होता है, अधिकतम। क्या अधिकतम फ्लक्स होता है या अधिकतम फ्लक्स घनत्व होता है, घनत्व नहीं होता, अधिकतम फ्लक्स होता है, ध्यान रखना, घनत्व अलग हो जाता है, ठीक है। अधिकतम फ्लक्स आप बी ले रहे हो या फाई ले रहे हो, ये बताओ मुझे। तो फिर बी तो फ्लक्स घनत्व होता है ना, तो फाई तो फ्लक्स ही होता है। किससे लेते हो आप, फाई एम से। और बी क्या होता है अपने पास, ये होता है बी बराबर फाई अपॉन में ए, यही होता है ना फ्लक्स घनत्व, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और फाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, बी इंटू में ए, ये होता है फाई, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चौथी, ये 5वीं चीज अभी अभी मैंने आपको बताई है, क्या बताया बताओ, वोल्टता प्रति टर्न रेशियो, वोल्टता प्रति टर्न अनुपात या वोल्टता प्रति टर्न, ये भी दोनों के लिए क्या होता है, बराबर होगा। प्राइमरी का जितना होगा सेकेंडरी में भी उतना ही होगा। और छठी चीज आ जाती है प्रतिशत प्रतिबाधा, क्या आ जाती है, प्रतिशत प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, ये भी दोनों में क्या होती है, बराबर। धारा क्या, धारा, वो तो वोल्टेज के अनुसार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो देख लेंगे प्रश्न में कोई ऐसा बनेगा तो। लेकिन वोल्टेज टर्न, ये क्वेश्चन एक बार जेई के एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन फिर भी अपने कर लेते हैं। हो गई ये सारी चीजें नोट। ये 6 चीजें ऐसी होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या रहती है, कॉमन रहती है। इन सभी का अनुपात क्या होगा, 1:1। आवर्ती प्राइमरी सेकेंडरी 1:1, पावर 1:1, कोर का तो अनुपात लेते ही नहीं अपने, ठीक है। यहां पर ये फ्लक्स घनत्व, ये भी 1:1 या 1 इकाई बोल देते हैं। वोल्टता पर टर्न रेशियो जो प्राइमरी का है वही किसका होगा, सेकेंडरी का। और प्रतिशत प्रतिबाधा भी क्या होगी, 1:1। अब लिखो क्वेश्चन अपने, पहले क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको करने होंगे सारे। क्वेश्चन है आपके पास, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन में
400 टन है, यदि ट्रांसफार्मर का वोल्टता अनुपात 400/100 है, तो द्वितीयक कुंडलन में टर्न ज्ञात करो। प्रश्न समझ में आ गया सभी को? पढ़ो प्रश्न को और बताओ किसको ये प्रश्न समझ नहीं आया हो। ये ओब्लिक वाली बात समझ में आ गई? ये प्राइमरी में वोल्टेज है और ये सेकेंडरी में वोल्टेज है। आपको उसने वैल्यू किस किस की दे रखी है? आपको दे रखा है E1 या V1, कुछ भी है मान लो उसको, E1 या V1। E1 का मान कितना दे रखा है? 400। E2 का मान कितना दे रखा है? 100। और N1 का मान कितना दे रखा है? 400। प्रश्न तो हो गया ये। अब आप सिमिलरिटी देख सकते हो ना, सारे प्रतिशत वाली प्रश्नावली करी हुई है लगभग बच्चों की। सिमिलरिटी में आपको कितना गुना कम हो रहा है? ये 4 गुना। 4 गुना कम हो रहा है ना, तो टर्न भी कितने गुना कम हो जाएंगे? 4 गुना। टर्न भी कितने गुना कम हो जाएंगे? 4 गुना। तो N2 एंडिंग में कितने टर्न हो जाएंगे? सीधे ही 100 टर्न हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे 100 टर्न? कोई डाउट यहां तक किसी को? आप कर सकते हो क्वेश्चन को कैसे कि E2 बट्टे में E1 बराबर N2 बट्टे में क्या आ जाएगा? N1। E2 का मान कितना है आपके पास में? 400 बट्टे में कितना है? 100 बराबर N2 का मान ज्ञात करना है और N1 में कितने हैं? यही है आपके पास। ठीक है, इसको यहां से या क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। सारी चीजें करनी आती है सभी को। ठीक है, तो उल्टा करके इसका आंसर निकाल के बताओ कितना आ जाएगा। 400 से 400 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। बच जाएगा कितना आपके पास? 100। ठीक है, ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? हाँ, E2 100 है भाई, वो देख लो वैल्यू, कोई बात नहीं। E2 का मान कितना है अपने पास? 100। और ये कितना है? 400। ऐसे ही है, अब सही है। और यहां कितना आ जाएगा? ये तो याद करना है अपने को। और ये कितना हो जाएगा? ये यहां चला जाएगा, 400 से 400 कट जाएगा। ठीक है, वरना आप सीधा भी कर सकते हो इस प्रश्न को। अब मेन जो चीज है अपने पास वो है वोल्टता प्रति टर्न रेशियो। वोल्टता प्रति टर्न। प्राइमरी वाइंडिंग दिखाई दे रही है सभी को? प्राइमरी वाइंडिंग दिखाई दे रही है और प्राइमरी का ईएमएफ भी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो मुझे बताओ प्राइमरी का ईएमएफ कितना है आपके पास में? प्राइमरी E1 का कितना है? 400। और E1 में टर्न भी कितने हैं? 400। तो आपको बोले कि 400 टर्न मिलकर 400 वोल्ट उत्पन्न करते हैं, तो एक टर्न कितना उत्पन्न करेगा? एक टर्न कितना करेगा? 1 वोल्ट उत्पन्न करेगा। एक टर्न कितना करेगा? 1 वोल्ट। तो बराबर आ गया 1 टर्न 1 वोल्ट। समझ में आ गई बात ये? अरे अभी मैंने आपको बताई थी ये चीज कि E2 बट्टे में क्या आ जाएगा? N2 बराबर E1 बट्टे में क्या आ जाएगा? N1। आएगा या नहीं आएगा? E2 का मान कितना है? 100। और N2 का मान भी कितना है? 100 बराबर E1 का मान कितना है? 400। N1 का मान कितना है? 400। 1:1 आएगा या नहीं आएगा? 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो टर्न रेशियो क्या रहा? बराबर रहा नहीं रहा? समझ में आ गई बात सभी को ये चीज? ठीक है, अगर प्राइमरी कुंडलन का एक टर्न 10 वोल्ट उत्पन्न करता है तो सेकेंडरी का भी कितना उत्पन्न करेगा? 10 वोल्ट ही करेगा, क्योंकि टर्न कम ज्यादा होने के कारण वोल्टता भी क्या हो जाती है? कम ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये प्रश्न नोट करो, नोट कर लो इस प्रश्न को अपनी कॉपी में। और फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो करने हैं आपको। नहीं समझ में आएगा? फॉर्मूले रखने हैं, कुछ भी नहीं करना। अगर किसी को सिमिलरिटी लगानी आती है और इसका कनेक्शन पता चल रहा है तो वैसे भी कर सकता है वो बच्चा सीधा, वरना फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो। यहां से भी पता चल रहा है E1 और ये N1 400 टर्न है और 400 वोल्ट है, तो एक टर्न की 1 वोल्ट हो गई। लिखो क्वेश्चन अभी एक और लिखो। क्वेश्चन 1, 33 kV ऑब्लिक 11 kV ट्रांसफार्मर, एक 33 kV ऑब्लिक 11 kV ट्रांसफार्मर
33 kV ओब्लिक 11 kV ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन में यदि 2000 टन है, कि प्राथमिक कुंडलन में यदि 2000 टन है, तो द्वितीय कुंडलन में टनों की संख्या ज्ञात करो। द्वितीय कुंडलन में टनों की संख्या ज्ञात करो। द्वितीय कुंडलन में टनों की संख्या ज्ञात करो। हो जाएगा क्वेश्चन ये? कितना गुना टन कम है? कितना? 3 गुना। तो आपके टन भी कितना गुना कम हो जाएंगे? 3 गुना। भी 33 kV वोल्टेज है प्राइमरी की और सेकेंडरी की कितनी है? 11 kV। कितने का अंतर हो गया? 3 का हो गया ना भाई। 11 3 33 होते हैं। तो यहां टन कितने हैं आपके पास? 2000। तो इसका आप एक तिहाई निकाल दो, कितना आएगा? 2000 का एक तिहाई कितना आ जाएगा? लगभग 600 के आसपास आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? 650 जो भी है। हो जाएगा क्लियर ये चीज? ऐसे ही अगर आपको वोल्टेज के अलावा करंट में दे कर लोगे ये चीजें, ठीक है, कि प्राइमरी की धारा इतनी है, सेकेंडरी की धारा इतनी है। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो। एक ट्रांसफार्मर के लिए धारा का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। तो उस ट्रांसफार्मर में वोल्टता का अनुपात क्या होगा? बताओ भाई। यही होगा 3:2। उल्टा हो जाएगा। ये प्राइमरी होगी और ये कौन सी होगी? सेकेंडरी। धारा का अनुपात कितना है? 2:3। और आप सभी को पता है कि जो धारा का अनुपात होगा वो वोल्टता से क्या होता है? उल्टा होता है। तो ये तो आपके करंट का रेशियो हो गया। तो वोल्टेज का रेशियो क्या हो जाएगा? 2 यानी 3:2। अब पावर देखो दोनों की कितनी है? 6। और यहां पर भी कितनी है? 6 है या नहीं है? तो पावर दोनों तरफ क्या रहेगी? बराबर। कब बराबर रहेगी? जब एक चीज बढ़े और दूसरी चीज घटे। ये गैप जो है ना, ये मेंटेन रहना चाहिए। गैप क्या रहना चाहिए? मेंटेन। अगर आप वोल्टता को बढ़ाओगे तो धारा अपने आप ही क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। क्लियर है ये चीज सभी को? ठीक है। पावर रेशियो क्या हो गया? 1:1। वोल्टेज रेशियो क्या हो गया? 3:2। ठीक है। नेक्स्ट एक और लिख लो। ट्रांसफार्मर में तुल्य प्रतिरोध व तुल्य प्रतिघात। ट्रांसफार्मर में तुल्य प्रतिरोध व तुल्य प्रतिघात। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं? तुल्य प्रतिरोध व तुल्य प्रतिघात। आर इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा R1 प्लस R2 में बटे में K की स्क्वायर। K क्या होता है सभी को पता है? क्या होता है K? ट्रांसफार्मर अनुपात। ठीक है। अब चाहे वोल्टता का जे, धारा का जे, किसी का भी दे वो आप देख लेना। ठीक है। और X इक्विवेलेंट क्या होगा? X1 प्लस X2 के अनुपात में K की स्क्वायर। ये दोनों नोट कर लो। हालांकि प्रश्न तो नहीं आते लेकिन फिर भी नोट करने में आपको कुछ नहीं जाता।